हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम अध्याय 6 जो आपका विज्ञान विषय का है कक्षा 10वीं का, इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 1-1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के सारे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा, वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है, कौन परिवर्तित करता है वसा को वसी अम्ल में? तो इसका उत्तर आएगा लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो है वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता, तो एक एंजाइम है। इसके बाद अगला है श्वसन है। श्वसन कैसी क्रिया है यह हमें बताना है। तो यहाँ है उपचयन, ये है अपचयन, परिसंचरण या उत्सर्जन। इनमें से कैसी क्रिया है श्वसन? तो इसका उत्तर आएगा अपचयन। श्वसन अपचयन क्रिया है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, यहाँ पे आना था CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या सभी? तो उत्तर आएगा सभी, क्योंकि जो स्वपोषी पोषण जो है उसके लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो यह क्रिया पौधे के पत्ती में होती है। अगला है, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो संकुचन जब होता है हृदय का तो रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो यहाँ पे उत्तर आएगा हृदय के वाल्व। हृदय के वाल्व जो है बंद हो जाते हैं और रक्त को बाहर जाने से रोक देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो इसका उत्तर आएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र का भाग है वृक्क, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है जल का वहन करते हैं, जल का वहन। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनानी है। पित्तरस, ट्रिप्सिन, यकृत, लाइपेज, इंसुलिन और खंड ख दे रखा है अग्नाशय, यूरिया का निर्माण, प्रोटीन, पित्ताशय और वसा। तो इसमें पहला जो है पित्तरस, यह पित्ताशय में बनता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा है यकृत, यकृत जो है यूरिया का निर्माण करता है। चौथा है लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। और इंसुलिन जो है इसका निर्माण अग्नाशय में होता है। तो इस प्रकार से यह सही जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें भी सही जोड़ी है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, परजीवी पोषण, भोजन का स्थानांतरण और पित्त। तो इसकी जोड़ी बनेगी स्वपोषी पोषण, तो यह पौधों में होता है, तो यह पौधे आ जाएंगे। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी हिरण में होता है। इसके बाद है परजीवी पोषण, यह जोंक में होता है। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है और पित्त जो है पित्त का निर्माण यकृत में होता है। तो ये इसका आंसर आएगा सही जोड़ी का। इसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ उत्तर साथ में ही दे रखे हैं। इसमें जो पहला है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। इसके बाद जो दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट है, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर होता माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके बाद अगला है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम होते हैं। तो यहाँ पे यदि ऐसा प्रश्न आता कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी हम यही लिख देंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जोड़ी में भी हमने देखा था फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ। तो वृक्क जो उत्सर्जित करता है वह होता मूत्र। इसके बाद अगला है, ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो पेड़ पौधे अधिकतर जो है नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रेट्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जब भोजन कर लेते हैं
तो पाचन नली में सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है? तो इसका उत्तर है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह है सैलिवरी, और एमाइलेज जो एंजाइम है ये सबसे पहले मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसके बाद अगला है, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम है, मतलब ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऊर्जा संग्रहित होती है एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी, और इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एटीपी का फुल फॉर्म लिखिए, तो हम लिख देंगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एटीपी का पूरा या फुल नाम है, एटीपी, और इस रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है हमारे शरीर में। इस रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है एटीपी के रूप में। इसके बाद अगला है, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो यह सत्य है। ठीक है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसलसा, ठीक है, यहाँ लसलसा लिखा है, लसलसा बनाती है, जिससे मतलब मुंह में जो स्थित लार होती है वो लार ग्रंथियों से निकलेगी। हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ होती है, तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना और लसलसा बनाती है। तो भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है। तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है लार में, वह मंड मतलब स्टार्च के जो जटिल अणु होते हैं उसको शर्करा के सरल अणुओं में खंडित भी कर देता। तो इस प्रकार लार ग्रंथियां या लार की विशेष भूमिका पाचन में होती है। इसके बाद है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम और फ्लोएम जो है यह पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और संवहन का कार्य करते हैं। तो इसका अंतर भी हम देख लेंगे। जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते। तो जाइलम क्या कर रहा है? जड़ों से, ठीक है, जड़ों से मतलब मृदा जो मिट्टी में जड़ें होती है, तो मिट्टी से अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करता। तो जाइलम मृदा मतलब मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करेगा और पत्तियों तक पहुंचाएगा, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ का निर्माण हुआ है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है और उसी में ऊर्जा का निर्माण होगा, तो उन खाद्य पदार्थों को पादप मतलब पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए वहन करता है। तो इस प्रकार ये दोनों विपरीत कार्य कर रहे हैं। जाइलम जो है, जाइलम जड़ों से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा, जबकि फ्लोएम पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? तो इसका उत्तर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। स्वपोषी पोषण पौधों में होता है क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? तो इसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 भी बोलते हैं, ये उपलब्ध होनी चाहिए, तो ही यह क्रिया होगी। जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता और क्लोरोफिल की उपलब्धता, क्योंकि पत्तियों में यदि क्लोरोफिल नहीं होगा
तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में होता है, प्रकाश संश्लेषण, और इसकी जो क्रिया होती है वह किस रूप में होती है हम देख लेंगे एक बार। ये होती है CO2 प्लस H2O, और इससे बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। ठीक है, 6H2O, तो यहाँ पे 6 आएगा और ये दोनों भी 6 रहेंगे, तो यहाँ पर समीकरण संतुलित होगी। यहाँ पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O मतलब पानी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति तो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो यहाँ हम लिख देंगे क्लोरोफिल, क्योंकि ये पत्तियों में होना ही चाहिए और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो यह क्रिया नहीं होगी। इसके साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, पेड़ पौधों के पास H2O मतलब पानी भी होना चाहिए, पत्तियों में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित होना चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज होता है और इससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी। तो ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो वृक्काणु जो है इसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्काणु ही नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, या ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इकाई होती नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन ये आपको याद रखना है, नेफ्रॉन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, मतलब कार्य करने वाली इकाइयाँ होती है, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। नेफ्रॉन 2 भागों का बना है। इसमें पहला है ब्रोमेन संपुट और दूसरा है स्त्रावी कुंडलित भाग। ठीक है, ब्रोमेन संपुट मतलब ब्रोमेन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन जो है एक प्याले के समान संरचना होती है। इसमें धमनिकाओं केशिकाओं का गुच्छा होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो एक कैसा होता है ये नेफ्रॉन, प्याले की संरचना के समान होता है और इसमें धमनिकाओं आर्टियोल्स कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है प्याले के समान यहाँ पर, और इसमें जो है आर्टिकाओं का या धमनिकाओं का गुच्छा यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला है स्त्रावी कुंडलित भाग। तो यह ब्रोमेन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग है। तो ब्रोमेन तो हमने देख लिया, इसके पीछे का जो कुंडलित भाग है इसके 3 भाग होते हैं। पहला है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा यू आकार का हेनले लूप और तीसरा है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसका जो चित्र है आपकी बुक में है, एक वृक्काणु की रचना वाला। तो वृक्काणु ही नेफ्रॉन है, यह भी ध्यान रखना हमें। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। घटक है रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा है रुधिर वाहिका। ये घटक है और इनके कार्य भी हम देख लेंगे। अब इनके कार्य, तो रक्त का कार्य यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। तो एक परिवहन माध्यम है। इसके बाद हृदय है, यह रक्त को विभिन्न भागों को भेजने तथा वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। तो यह हृदय क्या कार्य करता है, रक्त को विभिन्न भागों तक भेजेगा और वहां से वापस रक्त को एकत्रित भी करेगा। तो ये कार्य हृदय का होता है। इसके बाद है रुधिर वाहिकाएं, इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। बाद अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसका श्वसन से संबंध है, ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य करता है, ऑक्सीजन से बंधुता रखता है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ही आके जुड़ता है।
और इससे जुड़ के ही शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में होगी तो शरीर की या जो है रक्त उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता प्रभावित होगी। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। तो यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन ही करता है। और इससे क्या है, शरीर में की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो इसमें अंतर देख लेंगे हम, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय हम समझ सकते हैं वायु वाला, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय बिना वायु का मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति का। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यह केवल कोशिका द्रव में होता है। तीसरा जो अंतर है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय में है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला जो अंतर है, इसका अंतिम उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है। और इसमें आ जाएगा इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा अल्कोहल है। और अंतर है, अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। पांचवा अंतर है, अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है और अवायवीय में आ जाएगा यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। इसके साथ ही कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, पूछा गया था। तो जीवों के नाम जिनमें अवायवीय श्वसन होता है तो हम लिख देंगे यीस्ट और फीताकृमि। यीस्ट और फीताकृमि ऐसे जीव है जिनमें कि अवायवीय श्वसन होता है। तो इस प्रकार हमने अध्याय 6 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके साथ ही एग्जाम के समय और महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।